नमस्कार दोस्तों। वीडियो के सेकंड पार्ट में जो हमारा चल रहा था सीटेट, यूपी टेट और अदर वनडे एग्ज़ाम्स के लिए जो हमारी एनवायरनमेंट की सीरीज़ चल रही थी, उसके सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट पार्ट में हमने विटामिन तक जो है कंप्लीट कर लिया था अपना टॉपिक्स। अब हम विटामिन्स के आगे बढ़ते हैं। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द न्यूट्रिशंस ऑफ द फूड, सो इन दिस section we will talk about the fibers. So let's start. इन पोषकों से मतलब है जो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन, फैट, इन सब की जो हम बात कर रहे थे, उन्हीं के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की आवश्यकता भी होती है। तो यहाँ पर आहारी रेशों से मतलब है फाइबर्स और वाटर की आवश्यकता भी होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। इनको हिंदी में चाहे हम आहारी रेशे बोल दें, रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इसमें रुक्षांश हिंदी में चाहे हम इसको रुक्षांश बोलें या आहारी रेशे बोलें, इंग्लिश में हम इसको फाइबर्स ही बोलते हैं। ठीक है। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या होते हैं? साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताज़े फल और सब्जियां। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये समझने की है कि जो फाइबर्स होते हैं वो हमारे बॉडी को डायरेक्टली कोई न्यूट्रिशन नहीं देते, लेकिन अगर ये हमारी बॉडी में नहीं हो तो हमारा जो बॉडी में हम जो भोजन ले जा रहे हैं वो अच्छे से पचेगा नहीं, तो भोजन के पाचन में ये सहायता करते हैं। तो इसीलिए फाइबर्स, और सेम ऐसे ही वाटर के साथ भी होता है कि पानी हमको डायरेक्ट कोई न्यूट्रिशन नहीं देता है, लेकिन वो हमारे भोजन को अपघटित कर देता है और भोजन को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है, जिससे भोजन जो है हमारे शरीर में अच्छे से पच जाता है। तो फाइबर्स और जल, ये दोनों ही चीज़ें भोजन के पाचन में हमारे शरीर में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। इस स्लाइड में हम देखते हैं कि पहले इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है। बिल्कुल, हम ज़्यादातर कोई भी फूड आइटम हो उसको पकाकर ही खाना पसंद करते हैं तथा इसे पचाने में भी आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवणों की हानि हो जाती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ में होती है? कौन सा विटामिन जो है वो पकाने पर नष्ट हो जाता है? वो है हमारा विटामिन सी। जैसे फॉर एग्जांपल हम खाना बना रहे हैं और उसमें खट्टापन ऐड करने के लिए अगर हमने जो हमारा भोजन है वो गैस पर चढ़ा हुआ है, मतलब जो हमारा गैस है वो ऑन है, पक रहा है भोजन, और उसी दरमियान अगर हमने नींबू डाल दिया और तभी भी हम भोजन को पकाते रहे, तो विटामिन सी जो उस नींबू का है वो नष्ट हो जाएगा। वो उतना हेल्पफुल नहीं होगा जितना कि हम आँच से उतारने के बाद खाने में डालेंगे। ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे टमाटर के लिए कहा जाता है कि टमाटर जो है वो पकाकर खाने से ज़्यादा अच्छा है कि हम उसको कच्चा खाएं। ठीक है। क्योंकि कच्चा खाने पर उसका विटामिन सी है वो डायरेक्ट हमारी बॉडी में पहुंच जाता है और पकाने पर उसका विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ठीक है। ये देखिए, पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। यहाँ पर एक चीज़ याद आ रही है, आप लोगों को बता देते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है कि टमाटर का जो लाल रंग होता है, टमाटर का लाल रंग का कारण होता है लाइकोपिन। ठीक है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। लाइकोपिन की वजह से टमाटर का रंग लाल होता है। और मिर्ची का अगर हम बात करें तो मिर्च में तीखापन जो होता है, मिर्च के तीखापन का की वजह होती है कैप्साइसिनोइड। ये एक एंजाइम होते हैं। आप इनको नोट भी कर सकते हैं, ये कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि टमाटर के लाल रंग का क्या कारण है। एक चीज़ और है यहाँ पर, वो भी इंडिकेट कर देती हूँ, याद आ रहा है कि जो फूलों की कलियाँ होती हैं, कली खिलने के पहले एक गुलाबी रंग होती है, तो जो गुलाबी रंग का जो उसमें टेक्सचर आता है वो एंथोसाइनिन की वजह से होता है। ठीक है। मैं लिख के बता देती हूँ, एंथोसाइनिन। आप कोई भी चीज़ पढ़ें उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर
एग्जाम हॉल में क्या होगा कि आपको ऑप्शंस में जो है वो कंफ्यूजन रहेगी. सो जस्ट टू रिमूव दैट कंफ्यूजन यू हैव टू रिविजन या यू हैव टू रिवाइज योर ऑल थिंग्स इन मल्टीपल टाइम्स. ठीक है. अब हम बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है प्रकाश संश्लेषण. इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. क्या होता है फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस क्या है? एक पूरी प्रोसेस है. वो प्रोसेस जिसमें जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करती हैं. ये तो हो गई बिल्कुल शॉर्ट डेफिनेशन. अब हम इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में पढ़ते हैं. पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं. तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है इस तरीके से कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां कहा जाता है. तो जड़ भी बोल ऑप्शन में होगा, तना भी होगा और फूल भी हो सकते हैं और यहाँ पे पत्तियां. तो अगर कंफ्यूजन होगी तो वो पत्तियों और जड़ों में होगी क्योंकि हम पानी जो देते हैं पेड़ पौधों को वो हम जड़ों के माध्यम से उसमें देते हैं. एक एक चीज और याद रखिए, जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है, ये दो वर्ड्स को याद रखिए. पेड़ पौधों में जल जो है निचले भाग से टॉप ऑफ द ट्री यानी टॉप लेवल ऑफ द ट्री कौन ले जाता है? जाइलम. ठीक है, यानी जल का प्रवाह जड़ों से लेकर ऊपरी सतह तक पेड़ पौधों की वो जाइलम के द्वारा होता है. यहाँ पे एक मिनट इसको लिख देती हूँ. जल. ठीक है, और भोज्य पदार्थों का परिवहन कहाँ किसके द्वारा होता है? ऊपरी सतह से निचली सतह की ओर. क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट समझिए, जल कहाँ पर डाला जाता है? जड़ों में. तो जड़ों से ऊपरी सतह तक जाएगा, अपवर्ड्स जल की डायरेक्शन होगी. और जो खाना है वो कौन बना रही है? पत्तियां बना रही हैं और पत्तियां पेड़ की ऊपरी सतह पर पाई जाती हैं. तो भोजन का परिवहन कहाँ से कहाँ तक होगा? ऊपर से नीचे की ओर. तो जल का जो परिवहन है वो नीचे से ऊपर की ओर कौन कर रहा है? जल करेगा जाइलम के द्वारा. ठीक है, और भोजन का प्रभाव फूड का जो परिवहन होगा वो किसके द्वारा होगा? फ्लोएम के द्वारा. और वो कहाँ से होगा? ऊपर से नीचे. क्लियर हो गया? अब देख लेते हैं. पत्तियां जो है वो पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए. मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज लवण मूल यानी जल द्वारा जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं. जैसे सबसे पहले तो आपको ट्री का स्ट्रक्चर समझना होगा. जैसे सपोज दैट ये ट्री है. ट्री के अमूमन दो पार्ट्स होते हैं. ठीक है, एक तो मिट्टी के ऊपर वाला पार्ट और एक मिट्टी के नीचे वाला पार्ट. नीचे वाला पार्ट जो है वो विजिबल नहीं होता और जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो उसको हम देख सकते हैं. अब जब हम इसमें वाटरिंग करते हैं तो वो जड़ों में जाता है और मिट्टी में ऑलरेडी कई सारे खनिज पदार्थ और इस तरीके की चीजें पाई जाती हैं. तो वो सारी चीजें किससे अवशोषित हो जाती हैं? जड़ों के द्वारा जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण कर लिया जाता है और इसे पौधे के ऊपरी भागों तक पहुंचा दिया जाता है. अब ऊपरी हिस्से में क्या क्या होती हैं? पत्तियां होती हैं, तना होता है, कई सारी शाखाएं होती हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं. ठीक है, और तो इसमें पत्तियों का काम क्या होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है वो खाद्य पदार्थ का निर्माण कराना. तो अब जब खाद्य यहाँ पे बन रहा है तो पौधे के निचले हिस्से तक उसका परिवहन फ्लोएम के द्वारा हो जाता है. ठीक है, तो आई थिंक ये सारी चीजें भी आपको क्लियर हो गई होगी. तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र, इनको इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमेटास, द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है. इसका एक पूरा फॉर्मूला है, नेक्स्ट स्लाइड में अभी. पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं. क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है. इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है. क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है इसीलिए प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है. तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक हो गई?
सबसे पहले तो सनलाइट होनी चाहिए, प्लस क्लोरोफिल, और प्लस वाटर, मतलब इन दोनों की तो उपस्थिति अनिवार्य है, और पानी और प्लस CO2 ये चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब मिल जाएंगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, वो ग्लूकोज का बनेगा और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी प्लस H2। ठीक है, ये सारी चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। इस पृथ्वी पर यह अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य जो है वो ऊर्जा का चरम स्रोत है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत क्या है, तो ये है हमारा सन। इक्वेशन देख लीजिए एक बार फिर से। कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2, जल यानी H2O, उसके बाद ये आपका सनलाइट की प्रेजेंस, क्लोरोफिल की प्रेजेंस और कार्बोहाइड्रेट ये बन गया। इसमें C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन। इसको बैलेंस करने के लिए ये 6CO2 प्लस 12H2O, उसके बाद C6H12O6 प्लस 6O2, इस तरीके से ये बन जाता है। अब इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त हो जाती है, ऑक्सीजन बनती है और कार्बोहाइड्रेट जो है वो पत्तियों में मंड यानी स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। तो कभी कभी ये वाली पूरी इक्वेशन भी पूछ देते हैं, उसमें इधर ब्लैंक कर देंगे या इधर ब्लैंक कर देंगे, तो आपको वहाँ पे भरना होता है। चित्र देखकर भी आप समझ सकते हैं। सनलाइट, CO2, पत्तियों में क्लोरोफिल, जल खनिज लवण, इस तरीके से ये जो पूरा प्रोसेस है वो पूरा हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या पेड़ पौधों में केवल पत्तियां ही ऐसी हैं, भाग हैं जो प्रकाश संश्लेषण करती हैं? तो इसका आंसर ये है कि पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भाग, ठीक है, पादपों के दूसरे हरे भाग, और वो दूसरे हरे भाग कौन से होते हैं? जैसे हरे तने, हरी शाखाएं, उनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। जैसे डेजर्टेड अगर हम ट्रीज की बात करें, डेजर्ट के प्लांट्स की बात करें, तो उनमें वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां शल्क अथवा शूल रूपी, इसका मतलब है मोटी, उनके तने जो होते हैं वो मोटे हो जाते हैं। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नागफनी, नागफनी का जो है वो मोटी होती है और वो मोटा तना होता है और वो हरे रंग की होती है और उसकी पत्तियां जो हैं वो कांटेनुमा होती हैं। चूंकि रेगिस्तानी इलाकों में पानी की कमी होती है, इसीलिए इस टाइप के पेड़ पौधों को जो है वो अपने अंदर पानी स्टोर करके लंबे टाइम के लिए रखना होता है, इसीलिए पत्तियां जो हैं वो नुकीली हो जाती हैं और जो पानी है वो इनमें संचित हो जाता है, और तना जो है वो शल्क रूपी यानी मोटा हो जाता है, और चूंकि वो हरे रंग का होता है इसीलिए तने द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी की जाती है। यहाँ पर ये लाइन एक देख लीजिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। शैवाल को बोलते हैं हम एल्गी, ठीक है। एल्गी कहीं काईनुमा संरचना जो होती है, कहीं कहीं पे जब पानी इकट्ठा हो जाता है या बरसात के दिनों के बाद जब अचानक से धूप निकलती है तो हमारी दीवारों पर एक हरे रंग की काईनुमा संरचना जम जाती है, या कोई भरा हुआ ठहरा हुआ पानी है वहाँ पे भी काईनुमा एक हरे रंग की जम जाती है, तो उसको एल्गी या शैवाल बोलते हैं, और ये शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण, इस पॉइंट पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने देखा था कि प्रकाश संश्लेषण का जो हमारा पूरा प्रोसेस था उसमें कार्बोहाइड्रेट बन रहा था, ठीक है, एक प्रोडक्ट के रूप में। तो कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली है क्या? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। मैंने आपको उसका फॉर्मूला भी बताया था, C6H12O6। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन एक नाइट्रोजनी पदार्थ है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इनका कॉम्बिनेशन के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपोनेंट्स होते हैं, जबकि प्रोटीन में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो होता ही है, लेकिन प्लस उसमें नाइट्रोजन भी जुड़ जाता है। और ऐसे पदार्थ 1 सेकेंड। अब यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमको जो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हुआ था उसमें कार्बन कहाँ से आ रहा था, ऑक्सीजन कहाँ से आई थी, हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा था, ये तो हमको क्लियर हो गया था कि हाइड्रोजन हम और ऑक्सीजन हमको जो हमने पानी डाला था पेड़ पौधों में वहाँ से मिल गया था, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन था वहाँ से वो कार्बन मिल गया कार्बोहाइड्रेट में। लेकिन नाइट्रोजन का कंपोनेंट कहाँ से आया? तो नाइट्रोजन के कंपोनेंट के लिए आपने बिल्कुल प्राइमरी में जो पढ़ा होगा, आपने प्राइमरी क्लासेस में बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है कि किसी भी पौधे को सरवाइव करने के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो सॉइल, वाटर, सनलाइट और प्लस एयर, ठीक है। और एयर में क्या क्या होता है? वायु में जो सबसे ज़्यादा कोई गैस होती है तो वो होती है 78% नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन आया है कि वायु में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो है नाइट्रोजन। उसके बाद किसका नंबर आता है? 21%, ये आपका ऑक्सीजन। साथ में एक क्वेश्चन इस तरीके से भी बनाया था कि वो कौन सी 2 गैसों का समूह है जो कि वायुमंडल के 99% भाग को कवर करती है, तो वो है आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये दोनों मिलकर आपके 99% जो वायु का है हिस्सा उसको कवर कर लेती हैं। बाकी 1% में जो है वो कई सारी ऑर्गन है, नियॉन है, इस तरीके की गैसें पाई जाती हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है वो 0.03% है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये CO2 0.03% है, फिर भी ग्लोबल वार्मिंग में इसका इतना ज़्यादा योगदान क्यों है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए इसका कंसेप्ट दूसरे तरीके से रहता है, ठीक है। तो उसको हम किसी दिन कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम ये देखते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो पेड़ पौधों द्वारा कैसे ली जाती है। तो वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। प्रचुर मात्रा का मतलब है अत्यधिक मात्रा में, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते, ठीक है, कि डायरेक्ट नाइट्रोजन का जो है वो नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे कि मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त कर देते हैं। अब ये उपयोगी यौगिक क्या है कि नाइट्रोजन को सबसे पहले जो मृदा के जीवाणु है वो नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट में परिवर्तित कर देंगे। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं। उर्वरक कौन से? यूरिया वगैरह, जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। यूरिया का NH2CO NH2 होता है, तो N आ गया, उसमें नाइट्रोजन का कंपोनेंट है। इस प्रकार अन्य संघटकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की जो ज़रूरत होती है वो पूरी कर ली जाती है। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि क्या पेड़ पौधे नाइट्रोजन को डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते हैं, तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष तौर पर अवशोषित करते हैं, क्योंकि मृदा में कुछ इस तरह के जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में, मतलब नाइट्रोजन के जो यौगिक होते हैं उसमें पहले कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसका ग्रहण करते हैं। अभी हमने प्रकाश संश्लेषण को पढ़ा था जो कि पोषण की एक विधि थी, ठीक है। अब पादपों में पोषण की कुछ अन्य विधियां भी होती हैं, क्योंकि सारे पेड़ पौधे तो अपने भोजन का निर्माण खुद से नहीं करते हैं। कुछ पादप ऐसे हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। फिर वे जीवित कैसे रहते हैं तथा किस प्रकार से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, हम अभी इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मनुष्य और प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों पर निर्भर होते हैं और वे विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि एक वृक्ष है, उसके तने और शाखाओं से लिपटी हुई कई सारी रस्सीनुमा पीले रंग की हम देख सकते हैं संरचनाएं होती हैं। ये जो पौधा होता है वो किसका पौधा होता है? वो अमरबेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। तो एक यहाँ से आपका क्वेश्चन बन गया कि निम्न में से किस पादप में या किस पेड़ में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो वह है अमरबेल का पौधा।
ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। आरोहित का मतलब लिपटे होना, चढ़ा होना। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब एक पेड़ दूसरे पेड़ पे आरोहित है और उसके पोषक तत्वों से अपने भोजन की आपूर्ति कर रहा है, तो जो मेन जो प्लांट है उसके पोषक तत्वों की हानि हो रही होगी, ठीक है। और उसको जो पोषक तत्व मिलने चाहिए एक्चुअल में वो उसको नहीं मिल पा रहे होंगे, वो उससे वंचित रह जा रहा होगा। इसी अतः इन्हें परजीवी कहते हैं, ठीक है। ये देखिए, पिक्चर के थ्रू भी आप देख सकते हैं। अमरबेल के बाद बात करते हैं एक और तरह के प्लांट की, जो भी परजीवी होते हैं, लेकिन वो किसी दूसरे पेड़ पर नहीं लिपटे रहते हैं, बल्कि अपने भोजन की आपूर्ति करने के लिए वो कीटों का भक्षण करते हैं। इन्हें कीटभक्षी पादप कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पिचर प्लांट, ठीक है। ये देखिए पिचर प्लांट, इसमें क्या होता है, इसकी जो पत्ती होती है यहाँ पर एक लिसलिसा सा द्रव्य लगा रहता है। कोई भी कीट आता है तो वो यहाँ पर जब जैसे ही आके बैठता है तो यहाँ से फिसलन होती है और वो जो है वो कीट नीचे चला जाता है। कीट जैसे ही नीचे जाता है तो इसकी पत्ती जो कि एक ढक्कन का कार्य करती है वो बंद हो जाती है और वो कीट अंदर चला जाता है, और इस तरह से ये इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं ये अपने भोजन की आपूर्ति करते हैं। तो पिचर प्लांट के सेंस में क्वेश्चन इस तरीके के आता है कि जो पेड़ पौधे कीटों का भक्षण करते हैं तो वो किस तत्व की आपूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। कीटों से उनको नाइट्रोजन मिलता है और इसी नाइट्रोजन तत्व की आपूर्ति करने के लिए वो कीटों का भक्षण करते हैं, ठीक है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू कीटभक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं। तो अगर इस तरीके से भी पूछा जाए कि वीनस फ्लाई ट्रैप और ये सनड्यू क्या है, तो ये कीटभक्षी पादपों के उदाहरण हैं, ठीक है। एक तरीके की और प्रणाली भी होती है जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। उनको क्या बोलते हैं, मृत जीवी पोषण कहते हैं। मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव जो हैं वो मृत जीवी कहलाते हैं। जैसे कवक, फंजाई जैसे बोलते हैं, अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों पर भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की यानी फंगस लग जाना, ठीक है, के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती हैं। साथ ही आप लोगों ने देखा होगा कि बरसात के दिनों में यह सड़े गले गोबर जहाँ पे पाया जाता है या सड़ी गली चीज़ें पाई जाती हैं, वहाँ पर एक टोपीनुमा संरचना जैसे कुछ छोटे छोटे पादप उग जाते हैं, तो उनको हम मशरूम्स बोलते हैं। कहीं कहीं मशरूम्स की खेती जो है वो बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन आमतौर पर जो जहरीले मशरूम्स की अगर हम बात करें तो वो भी एक तरीके के मृत जीवी कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मृत पोषण प्रणाली का ही हिस्सा होते हैं और ये मृत और विघटित जैविक पदार्थों से अपने पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं जैसे, और अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इन्हें सहजीवी संबंध या सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। अर्थात जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए संबंध का विशेष महत्व है। अब मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट यहाँ पर है वो है आपका लाइकेन। लाइकेन से कई बार क्वेश्चन बने हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इसमें एक शैवाल होता है और दूसरा कौन सा होता है, कवक। तो अगर पूछा जा क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि जो लाइकेन होता है वो किन किन दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि एक शैवाल होता है, एल्गी जिसे बोलते हैं, और दूसरा कवक होता है जिसे हम फंजाई बोलते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि शैवाल जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करता है और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल होता नहीं है। कवक जो है वो शैवाल को रहने का स्थान यानी आवास प्रदान करता है,
जल पोषक तत्व उपलब्ध कराता है और बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो संश्लेषित खाद्य होते हैं वो कवक को देता है। इस तरह से ये दोनों आपस में कुछ कुछ चीज़ों की साझेदारी के द्वारा एक सहजीवी संबंध बनाते हैं और अपनी जो है वो अस्तित्व को बनाए रखते हैं। ठीक है, तो लाइकेन के इन दो चीज़ों का जो है कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, फर्स्ट कवक और सेकेंड शैवाल। आज के लिए इतना ही। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्रणालियों के लिए या पेड़ पौधों की कुछ ज़रूरी बातों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को देखें, समझें। कोई और चीज़ अगर आपको लगती है कि इसको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए था तो आप उसे हमें ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें फॉर रेगुलर अपडेट्स और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।